ओके, वेलकम बैक बच्चों। 5G स्टडी में आपका स्वागत है बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल किस तरह से कैसे होते हैं उसके बारे में आइडिया लिया था। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आपने याद कर लिया, ठीक है, और समझ लिया, तो समझिए इस चैप्टर का आपका आधा काम ऐसे निकल जाने वाला है। ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर में आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाने वाली है। ठीक है, तो आपको करनी क्या है, मैं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक टेबल की तरह बनाया हूँ, इसे आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों। पहली पॉइंट ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो बच्चे इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसके हल होंगे या नहीं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि तीन क्वेश्चन लिए थे, उसमें से एक का कोई हल नहीं था और एक का जो अनंत हल हो गया था और एक का एक ही हल था। ठीक है। तो यहाँ पर जिस समीकरण युग्म का हल होंगे उसे हम क्या कहते हैं, संगत समीकरण युग्म, या नहीं तो अविरोधी समीकरण युग्म। अविरोधी कहने का मतलब अविरोधी कहने का मतलब हो गया कोई विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई लोचा लफड़ा नहीं है। उसी प्रकार से जिसका कोई हल नहीं होता है उसे हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म, या नहीं तो उसका दूसरा नाम है विरोधी। यानी विरोध कर रहा है कि समीकरण है तो हल होनी चाहिए लेकिन है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जब हल होंगे तो उस सिचुएशन में या तो एक हल होंगे नहीं तो अनंत हल होंगे। एक से ज्यादा होंगे तो डायरेक्टली अनंत होंगे, वरना सिर्फ और सिर्फ केवल एक होंगे। वो होता है ना, कहावत है बच्चों कि भाई खाएंगे तो एक ही, वरना पूरा साफ ही करके जाएंगे। ठीक है, तो वही हाल यहाँ पे है कि हल होंगे तो एक ही वरना अनंत। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब एक हल होता है तो उस सिचुएशन में a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। अब ये किस तरह का क्या लफड़ा है इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट को, जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आपको याद रखनी है। तो पहली पॉइंट ये है कि जब एक हल होंगे तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। दूसरा कि जब एक हल होंगे तो उसी का दूसरा नाम है कि अद्वितीय हल। ठीक है, एक हल मतलब अद्वितीय हल। और उसका आलेख कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे को कट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर दूसरा है कि अनंत हल होंगे तो क्या सिचुएशन होंगे। तो बच्चों जब अनंत हल होंगे तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। और अनंत हल को ही दूसरा नाम है क्या, अपरिमित रूप से अनंत हल। और उसका ग्राफ हम लोगों ने देखा था, तो जब अनंत हल थे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ था, यानी जब भी एक दूसरे के ऊपर ग्राफ चढ़ा होता है तो वो संपाती कहलाता है। क्या कहलाता है, संपाती। और तीसरा कंडीशन, जब कोई हल नहीं होगा तो उस सिचुएशन में a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर इसका ग्राफ जो है समानांतर होगा, बिल्कुल रेल की पटरी की तरह। ठीक है, और जब भी ग्राफ समानांतर होगा तो इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो मैं पॉइंट बताया हूं इन्हें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। इस समीकरण में आपको देखने को मिल रहा है, ये जो समीकरण y = 2x है, तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में, दाहिने साइड में हमें 0 चाहिए था, तो हमने इस तरफ लेके आया, तो ये माइनस हो गया और इधर 0 हो गया। ये समीकरण आपको 1 दिख रहा है, ये समीकरण 2 आपको दिख रहा है। अब करनी क्या है कि देखिए जरा ध्यान से साहब, यहाँ पर आपको a1 कितना दिख रहा है, समीकरण 1 से ही तो a1 निकलते हैं, तो a1 आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो बच्चों। अभी यहाँ पर एक चीज और आगे बढ़ाना है, क्या आपको पहले x वाला रखना है, तो ये -2x। ठीक है बच्चों, और
प्लस वाई इक्वल टू 0। आप यहाँ पर डायरेक्टली ये मत बोल देना कि a1 कितनी है 1, इसीलिए मैं इस तरह का एग्जाम्पल लेता रहा था। ठीक है ना बच्चों, कि जो है बच्चे को जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूँ, मेरा काम ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहले एक्स वाली होनी चाहिए, क्योंकि जब हम समीकरण लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1। तो बच्चों हम a1 पहले लिखते हैं, सॉरी x लिखते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, a1 आपको कितना -2 दिख रहा है, b1 आपको कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, और c1 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, a1 कितना है -2, b1 कितना है 1, और c1 कितना है 0। ठीक है बच्चों। सिमिलरली बच्चों इस समीकरण में आप समीकरण 2 में देखिए, a2 आपको कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, b2 आपको कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, और c2 आपको कितना दिख रहा है -24 दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो मैंने इसका ग्राफ दे दिया, लेकिन आपको मैंने बोला कि आपको इससे अनुमान लगाना है, किससे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। आपको बस ये देखनी है, और फिर आप डायरेक्टली बता देंगे कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, एक बिंदु पे कट करेगा और इसका एक हल होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके ओके, सो ध्यान से देखो a1/a2, यानी आपके सामने a1 कितना -2 है। ध्यान से देखो a1/a2 आप निकालो यहाँ पर, तो a1 -2 और a2 कितना है 2, तो ये तो कट के हो जाएगा 2 2, 1 टाइम कट गया, -1 आ गया। और b1/b2 आप भी निकालो, तो b1/b2 ध्यान से देखो, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू 5 है। तो देखो जरा ध्यान से, हमें जो है a1/a2 -1 मिल रहा है, और b1/b2 क्या मिल रहा है 1/5। क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना। क्या a1/a2 बराबर है क्या b1/b2, नहीं है। तो बराबर नहीं, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इसीलिए तो इसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी हो रहा है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से हमने जो है a1/a2 और b1/b2 निकाल कर हमने पता लगा लिया कि इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, कट करने वाला है एक दूसरे पर, सॉरी प्रतिच्छेदी होने वाला है, और केवल एक हल होंगे। ठीक है, तो आप जो है ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि इसके कितने हल है, और आपको ग्राफ नहीं दिया हुआ था, बस a1/a2 b1/b2 निकालिए, और c1/c2 भी निकालिए, देखिए कि क्या कौन किसके बराबर है, और इस तीनों कंडीशन में से जो होगा वो होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ध्यान से देखिए, ये क्या है, x + y = 2, और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 6। हम इसे साफ सुथरे जगह पे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है पहला समीकरण, x + y = 2, और दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x + 2y = 6। बच्चों आपको पहला काम मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करनी है, दाहिने साइड में 0 रखनी है, जो कि यहाँ पर है नहीं, तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो x + y - 2 = 0, और यहाँ भी आपको दाहिने साइड में 0 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है 2x + 2y इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको इधर लेके आने वाला है अब 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है बच्चों। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 से हमें क्या मिल रहा है, समीकरण 1 से हमें क्या मिल रहा है, a1 आपको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, b1 आपको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, और c1 आपको कितना मिल रहा है, वो आपको -2 मिल रहा है। और इसमें आप ध्यान से देखिए, a2 आपको 2 मिल रहा है, b2 आपको कितना 2 मिल रहा है, और c2 आपको -6 मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, a1/a2 आप निकालिए, तो a1/a2 जब आप निकालेंगे तो a1 कितना 1 और a2 कितना 2, तो ये 1/2 आ रहा है। b1/b2 निकालिए आप, तो b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और b2 की वैल्यू 2 है, ये भी 1/2 आ रहा है। आप जो c1/c2 भी निकालिए। ठीक है बच्चों, तो c1/c2
यानी C1 की वैल्यू कितनी है -2 है और C2 की वैल्यू कितनी है -6 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया कट कर, ठीक है बच्चों। और ये 2 1 टाइम और ये 3 टाइम कट गया, सो ये 1/3 आ गया। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उसका, ओके। सो देखिए यहाँ पर ये 1/2 आ रहा है, A1/A2, और ये B1/B2 भी 1/2 आ रहा है, लेकिन C1/C2 जो है 1/3 आ रहे हैं। नखड़े कौन कर रहा है, C1/C2। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है बच्चों, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन क्या ये और ये आपस में बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है बराबर। बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2, यानी A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर ही नहीं है C1/C2 के बराबर। तो जब इस तरह का सिचुएशन मिलता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, और इसका ग्राफ कैसा होता है, समानांतर रेल की पटरी की तरह होता है। यही चीज यहाँ पर ये देखिए, इसका ग्राफ आया है। तो मैं यहाँ पर ग्राफ पहले लिख दिया क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो देखिए रेल की पटरी की तरह है, तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपने पता कर लिया तो आपको पता होगा कि इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, रेल की पटरी की तरह होने वाला है, इसका कोई हल नहीं होने वाला। यही पॉइंट यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट करके याद रखनी है। ये चीज लिखा हुआ है ना कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो इसका ग्राफ जो है समानांतर होने वाला है रेल की पटरी की तरह, और इसका कोई हल नहीं होगा। तो जो मैं पॉइंट यहाँ पर बोला हूँ उसको आपको अच्छे से याद रखनी है, और 100% आप जो है इसे समझ पाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वो क्या है, x + y = 2 और 2x + 2y = 4। तो इसका ग्राफ तो समपाती हमने दे दिया। तो अच्छा बच्चों, ये कैसे हुआ इसके बारे में जरा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम समीकरण को ही लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला समीकरण हमारे पास है x + y = 2, और दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x + 2y = 4। क्या ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें दाहिने साइड में क्या चाहिए, 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, x + y - 2 = 0। अब ये हमारा समीकरण 1 मिल गया, और उसी तरह से यहाँ पे भी 2x + 2y - 4 = 0। अब ये हमारा समीकरण 2 मिल गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें समीकरण 1 से क्या मिल रहा है, समीकरण 1 से हमें मिल रहा है A1 आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, B1 आपको कितना मिल रहा है, 1, और C1 आपको कितना मिल रहा है, -2। उसी प्रकार से समीकरण 2 से आपको क्या मिल रहा है, तो समीकरण 2 से हमें मिल रहा है A2 कितना आपको 2 मिल रहा है, B2 कितना मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, और C2 आपको कितना मिल रहा है, -4 मिल रहा है। तो बच्चों आपको क्या करनी है, A1/A2 निकालनी है। तो A1/A2 आप निकाले, तो A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, तो A1/2 आ गया है। उसी प्रकार से आपको B1/B2 निकालनी है, तो B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 2 है, तो A1/2 आ गया। उसी प्रकार से आपको C1/C2 निकालनी है, ठीक है, C1/C2। तो बच्चों C1 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -4 है। तो ये माइनस माइनस तो कट के प्लस हो गया, 2 टाइम 1 और ये 2, तो ये भी हमारा आ गया 1/2। अब बच्चों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने देख रहा, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है ये देखिए A1/A2 B1/2 है, B1/B2 B1/2 और C1/C2, यानी यहाँ पर तीनों आपस में बराबर है, यानी A1/A2 भी बराबर है, B1/B2 भी बराबर है, और C1/C2 भी बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में बराबर है। तो जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो ग्राफ संपादी होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है, और इसके अनंत हल होते हैं। यही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप जो है ध्यान से देख सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि बच्चों आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है। ओके, ये देखिए, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तो अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, ग्राफ कैसा होगा, एक दूसरे के ऊपर संपाती होगा। ठीक है बच्चों, तो आप जो है यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है बच्चों,
तो इसमें से मैं सिर्फ एक और केवल एक क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, बाकी आप लोग के लिए छोड़ने वाला हूँ। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर नहीं सॉल्व होता है तो कोई बात नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर क्यों नहीं सॉल्व हुआ, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अनुपात की तुलना करते हुए आपको याद करनी है कि ये संगत है कि असंगत है। तो बच्चों, जब भी संगत होता है तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फिर उस पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, 3/2 x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। और दूसरा समीकरण है हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। क्या ये बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसे बदलना पड़ेगा ना। तो 3/2 x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। और उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखो, 9x माइनस 10y, ये 14 इधर आएगा तो माइनस 14 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 2 आपको मिल गया है, तो आपको क्या करनी है, समीकरण 1 से जो है बच्चों आपको a1 निकालना है। तो a1 3/2 है, b1 आपको निकालना है, b1 5/3 है, और c1 निकालना है तो वो -7 है। उसी तरह से समीकरण 2 से आपको क्या निकालनी है, समीकरण 2 से आपको निकालनी है a2। तो a2 आपको पता है 9 है, b2 आपको पता है -10 है, और c2 आपको पता है -14 आ रहा है। अब यहाँ पर हम a1/a2 बारी बारी से निकालेंगे, ठीक है। तो a1/a2 निकालेंगे, ध्यान से देखो, a1/a2 यानी a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, और a2 कितना है 9, ठीक है बच्चों। नहीं कुछ है तो बटे में 1 तो है, ये पलट जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 बच्चों, ये आ गया 1/6। उसी प्रकार से बच्चों जो है b1/b2 निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, b1/b2 यानी b1 की वैल्यू कितनी है 5/3, ठीक है बच्चों। और b2 की वैल्यू कितनी है -10 है बच्चों। तो नहीं कुछ है तो बटे में 1 पलट दीजिए इसे, तो हो जाएगा 5/3 इंटू, ठीक है बच्चों, 1/-10, ठीक है। तो काट देंगे इसे, तब 5 जा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/-6, यानी इसे लिख सकते हैं -1/6। अब ध्यान से देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 के बराबर? क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये 1/6 और यहाँ पे -1/6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो आपस में बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। और जब भी बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये कैसा होगा, संगत होगा। क्योंकि जब बराबर नहीं तो केवल एक तो हल होंगे ना, ठीक है, कि एक हल होंगे ना, और उसका ग्राफ कैसा होगा, कट कर रहा होगा। ये देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ इस पॉइंट को, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद करनी है। देखिए a1/a2 बराबर अगर b1/b2 नहीं होगा तो एक हल होगा, और एक हल होता है तो उसे हम संगत कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें संगत असंगत का ही तो पता लगाना है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये रहा, 2 और 3 को a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल कर और पता करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। बच्चों जब कोई हल नहीं होता है, पहले ध्यान से देखो, ये आपके पास समीकरण 1 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, और ये आपके पास समीकरण 2 लिखा है। आपको के का मान निकालना जिसके लिए इसका कोई हल नहीं, इस समीकरण का। तो बच्चों जब भी कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। यही बात तो हमसे पूछ रहा है कि कोई हल नहीं है। तो बच्चों जब भी कोई हल नहीं होता है, ध्यान से देखो,
कोई हल नहीं होता है, ये देखिए कोई हल नहीं हो, तो उस सिचुएशन में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। यही कंडीशन मैं यहाँ पर लगाया। ठीक है बच्चों, देखिए, हाँ ये रहा। तो आपको पता है, यहाँ से आगे इसको बढ़ाओ, a1 आपको पता है कितना है, 3 है बच्चों, और a2 आपको पता है कितना है, 6 है। b1 आपको पता है कितना है, -1 है, और b2 आपको पता है -2। c1 आपको पता है कितना है, -5 है, ये यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। c1 की वैल्यू -5 पता है आपको, और c2 की वैल्यू -k आपको पता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। और ये बराबर नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 5/k। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो, ये तीनों, ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो बराबर है इसका मतलब है कि कोई भी, या तो ये इसके इक्वल कर दो, या नहीं तो ये इसके इक्वल कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी भी देखो यहाँ पर 1/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 बराबर नहीं है बच्चों। ठीक है, 5/k। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है, या तो इधर से आप इसको इक्वल करके लिखेंगे तो भी बात वही होगा, और यहाँ से, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से हम समीकरण में करते थे ना तिरछी गुणा, वैसे ही करना है, बस यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लिखना है, बराबर नहीं का चिन्ह लिखना है। तो जब तिरछी गुणा करेंगे तो k×1 तो ये k ही हो जाएगा, और 5×10, 5×2 2 हो जाएगा, बस यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह होगा, तो ये 10 हो जाएगा। यानी इस समीकरण का कोई हल नहीं हो, इसके लिए k बराबर क्या नहीं होनी चाहिए, 10। ठीक है, यही इसका हल निकल गया, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया कि k की किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो, तो k बराबर नहीं होनी चाहिए 10 के लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों जो हमने देखा किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।